नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आपको पता है इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वर्ष क्या आपको मात्र 2 महीने का समय शेष है जब बिहार में एक नई सरकार बनेगी। और जहां तक चुनाव की घोषणा का सवाल है, निश्चित रूप से अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और इस विधानसभा चुनाव में निर्णायक जो जनादेश आना है उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है सीमांचल की। सीमांचल मतलब पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं: अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। और ये वो क्षेत्र है जो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहा है, लगातार बेरोजगारी से प्रभावित है, पलायन से प्रभावित है। और यही यही वो क्षेत्र है जहां पर कि घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। ठीक है, अभी जो एफआईआर के को लेकर जो विपक्ष का एक लंबा आंदोलन चला, राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की एक प्रकार से दोनों की महागठबंधन की जो लगातार बिहार में प्रयास करता रहा कि एसआईआर के नाम पर, तो उसमें उसका सेंटर जो है बीजेपी के लोग लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं कि एसआईआर से विपक्ष की चिंता केवल घुसपैठियों को बचाने की है। तो ये जो नैरेटिव बीजेपी का है उसकी भी अग्नि परीक्षा इसी सीमांचल के 4 जिलों में होना है। तो आज हम बात करेंगे इन 4 जिलों में से अररिया लोकसभा। अररिया जिला के 6 विधानसभा सीट है अररिया जिले में, और इन 6 विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यदि हम बिहार के राजनीतिक और चुनावी समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता है, चाहे वो आप स्वीकार करें हंसकर या रो कर, लेकिन जाति का समीकरण एक बिहार की राजनीति में सत्य है। तो इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि उम्मीदवार, चूंकि होता है ऐसा है, प्राय देखा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता आया है। ठीक है, तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन 6 विधानसभा सीट जो है नरपतगंज, रानीगंज, फरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिक्टी, तो इनमें जो वर्तमान विधायक है उनके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या प्रो इनकम्बेंसी है, क्या वो वैकल्पिक उम्मीदवार हो सकते हैं। हमारे साथ आज 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों गठबंधन जो मुख्य सत्ता की दावेदार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का मोर्चा संभाले हुए है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है बिहार में, वो एकदम रही है। और इन सबके बीच विशेष रूप से ये जो इलाका है, इस इलाके में पतंग भी अपने आप को जो है उड़ाने का प्रयास कर रही है। जानना है हमें, आज हम जानेंगे इसमें अपने दोनों मेहमानों से कि कौन, क्या कमल खिलने वाला है या लालटेन जलेगा या फिर पतंग उड़ेगा। तो हम यही जानेंगे अपने दोनों मेहमानों से। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है मेदिनी कृष्ण जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वहाँ, और इनका अपना एक राजनीतिक पार्टी है अररिया जिले में। मेदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, युवा नेता, युवा तुर्क। ठीक है, और अररिया जिले में जो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई है। तो वैसे रोशन यादव, ठीक है, रोशन यादव पहले भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया का भी काम देखा करते थे। बिहार प्रदेश स्तर पर भी एक पढ़े लिखे राजनेता के रूप में, युवा चेहरा के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो आपका भी रोशन जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं, चूंकि पहला जवाब देने का हक जो है, ठीक है, ये सबसे पहला, चूंकि जो विपक्ष में है उनको मिलना चाहिए एक तरह से करने की जिम्मेवारी। तो आज विपक्ष में है हमारे मेदिनी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। इनसे ही पहला सवाल, मेदिनी जी, सीमांचल वो इलाका है जहां पर की पिछली बार आपकी पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, सबसे कमजोर रहा। 11 विधानसभा सीटें लड़ी आपकी पार्टी, मात्र 1 विधानसभा सीट जीत पाई थी पूरे सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र में।
जहां तक अररिया जिला का सवाल है, तो अररिया में वर्तमान में आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है इस बार? एक तो बताइए थोड़ा सा ब्रीफ में कि पिछले बार क्यों आपका प्रदर्शन इतना खराब रहा और इस बार क्या संभावना है? मेटी जी। जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे अपने दल के सिद्धांतों को और अपने दल अररिया जिला में अपने दल की स्थिति को बताने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं संपूर्ण बिहार की जनता को और खास करके सीमांचल की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लहर इस बार जनता में दिख रही है और जो आने वाला चुनाव में रिजल्ट आने वाला है, ये इन लोगों का पुण्य प्रताप जो मिल रहा है, ये अभी से दिख रहा है। और जो बात आपने पूछा कि अररिया जिला में हमने 6 के 6 सीट क्यों हारा, तो आपको याद होगा कि चुनाव के लास्ट चरण में, लगभग सेकंड लास्ट चरण में अररिया की चुनाव थी और हम जो फर्स्ट चरण से चौथे चरण तक हम एक तरफ था, जीतते आ रहे थे। हमारी पार्टी या हमारा गठबंधन एक तरफ से जीतती आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब इस एरिया में आए और लास्ट में उन्होंने एक सेंटिमेंटल गेम खेला कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि वो तो पलटूराम हैं और झूठ के भी सरदार हैं, झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आपको भी याद होगा और हमारे काबिल साथी जो हैं बीजेपी के, इनको भी याद होगा कि नीतीश कुमार जी हमारे सीमांचल में आके ये कार्ड खेले थे, ये मेरा आखिरी चुनाव, और ये इमोशनल कार्ड लास्ट मोमेंट में बहुत काम किया। वैसे हमारी स्थिति पिछले बार भी बेहतर थी और इस बार बहुत बेहतर है। होने का कारण ये भी है कि एक तरफ तो जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से उब चुकी है, दूसरी तरफ ये जो एसआईआर का मुद्दा हुआ, इस एसआईआर को घुसपैठिए से जोड़ा गया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री आज से 4-5 रोज पहले पूर्णिया आए थे और उन्होंने कहा कि घुसपैठिए को बचाना चाहता है महागठबंधन के लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। भाई मेरे, आपने ज्ञानेश कुमार से क्यों नहीं पूछा? जब एसआईआर हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में सारा डिटेल्स दिया गया, तो आपने कहीं नहीं दर्शाया कि एक भी घुसपैठिए का नाम सीमांचल में और अररिया में कटा है। आपने दो ही तरह की बातें दी, या तो स्थानांतरित हुआ या मृत वोटर थे। तो फिर ये घुसपैठिए कहां से? जब आप एक घुसपैठिया, आपका पूरा तंत्र लगा हुआ है, सरकार का एक बहुत ही बड़ी संवैधानिक तंत्र लगी हुई है यहाँ, और सीमांचल में आप एक घुसपैठिया नहीं ढूंढ पाए जिसको कि आप घुसपैठिए का गढ़ करते हैं, वो किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, और आपने एक घुसपैठिया नहीं। मैं रोक रहा हूं आपको मित्र जी, चूंकि हम लोग जो है थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बातें रखेंगे और मजबूती से रखेंगे। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है आपसे, छोटा छोटा जवाब देंगे ना तो फिर मैं भी सवाल करूंगा, तो डिबेट अच्छा चलेगा। ठीक है, लंबा चलेंगे तब तो वो मंच वाला हो जाएगा। और हम लोग न्यूज चैनल में जहाँ होता है ना कि गाली गुप्ता करना तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जनता समझ सके कि हर राजनीतिक दल का पक्ष क्या है, बेहतर तरीके से जो एक राजनीतिक जागरूकता आम मतदाताओं में आए, उसका प्रयास हमारा होता है। छोटा छोटा सवाल है आपसे कि देखिए, अररिया में एक विधानसभा सीट और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, अररिया कांग्रेस जीती, फारबिसगंज में कांग्रेस हार गई, रानीगंज में आरजेडी लड़ी, आरजेडी हार गई, नरपतगंज आरजेडी लड़ी, हार गई, जोकीहाट में आरजेडी लड़ी, हार गई, में आरजेडी लड़ी, हार गई, लेकिन अररिया कांग्रेस जीत गई। और इन 6 विधानसभा क्षेत्र को हम ये देखकर ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि मुसलमानों की दूरी आरजेडी से बढ़ी है और एआईएमआईएम के तरफ मुस्लिम मतदाता जा रहे हैं। एक दूसरा, थोड़ा सा अगर रोक पा रही है तो कांग्रेस पार्टी रोक पा रही है, आरजेडी मुसलमानों को अपने से दूर जाने में रोक नहीं पा रही है। मैं सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी की पहचान ही है एम जोड़ वाई, एम पहले आता है बाद में वाई आता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा आपके लिए, लेकिन दर्शकों को इसमें इंटरेस्ट है। हाँ बताइए। अभी आप इसको एमवाई नहीं कर सकते, ए टू जेड की बात हमारे नेता करते हैं और हम लोग ए टू जेड की पर काम कर रहे हैं, इसलिए एमवाई नहीं कर सकते हैं। रही बात, आपने एक बताया कि मुसलमानों की दूरी क्यों बढ़ रही है,
तो देखिए कहीं भी हम मुसलमान के कारण अररिया जिला में खास करके नहीं हारे। अगर आप एक जोकीहाट विधानसभा की बात करते हैं तो वहां एक घरेलू लड़ाई थी और घरेलू लड़ाई में व्यक्ति विशेष को वोट हुआ। वहां शाहनवाज जी और सरफराज जी के बीच जो लड़ाई थी, इसमें मुसलमान बटे। मुसलमान एमआईएम की तरफ नहीं गए। अन्य विधानसभा में आप मुसलमान को, आप नरपतगंज विधानसभा की बात लीजिए, एमआईएम यहां से लड़ी और 5000 वोट पर सिमट गई, तो फिर मुसलमान तो हमारे साथ था। एक और उदाहरण मैं दे देता हूं। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी लड़ी कटिहार लोकसभा सीट, किशनगंज लड़ी कांग्रेस, तो कांग्रेस के दोनों मुस्लिम जीत गए। अररिया में आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार हार गए। तो ये क्या समीकरण है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अररिया में देखिए, भाजपा के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है हिंदू मुस्लिम, और ये राम मंदिर ये मुद्दा जो है, और ये बहुत सेंटिमेंटल एरिया है। खास करके यहाँ मुस्लिम और हिंदू आबादी जो है लगभग बराबर की संख्या में है। मुस्लिम आबादी थोड़े कम है और हिंदू आबादी ज्यादा है। तो इस तरह के सेंटिमेंट को भाजपा बुनाने में कामयाब हुई आज तक। अभी तक लास्ट में मोमेंट में भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, खास करके सीमांचल एरिया में। और इसमें कुछ जो वोटर्स हैं वो बरगला दिए जाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा, और इस तरह से हम लोग को थोड़े वोट से हम पीछे रहे। बहुत बड़ी बिहार में दूसरी फिर दोबारा आते हैं मेदिनी जी आपके पास। वैसे ये वोटरों को बरगलाने का काम जो है वो तो हर राजनीतिक दल करता है। आप इसको कहेंगे कि इस हमाम में सबके सब नंगे हैं। वोटर को बरगलाने का काम हर दल करता है, क्योंकि चुनावी राजनीति में आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो पुराने राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो इसीलिए आते हैं फिर आपके पास। पहले रोशन जी से लेते हैं सवाल। रोशन जी, सबसे बड़ा चीज आप बताइए एक चीज, कि ऐसा कौन सा जादू है अररिया में। ठीक है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीमांचल में हर जगह यादव जाति के लोग आरजेडी को वोट डालते हैं। ठीक है, क्या कारण है? मैं वही सवाल घुमा के पूछ रहा हूँ जो मेदिनी कृष्ण जी से मैंने पूछा, थोड़ा घुमाया हुआ सवाल है। लेकिन यादव जाति के लोग अररिया में पूरे के पूरे कमल छाप देते हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक आपने स्पेसिफाई करके सवाल पूछा कि यादव जाति के लोग अररिया, वैसे मेरा मानना है कि यादव जाति के लोग अब धीरे धीरे लगातार, आप हर चुनाव को आप देखें, जब से मोदी जी 2014 का चुनाव हो, फिर 2019 का चुनाव हो, हम लोग हर चुनाव में सफल हो रहे हैं। और हमारे समाज का जो जुड़ाव है वो विकास की ओर जा रहा है, मोदी जी के एजेंडे के साथ जा रहा है। यही एक रीजन है कि आज देखिए आप, जो योजना है, पेंशन जो बढ़ाया गया 400 से 1100 कर दिया गया, तो इसमें तो सिर्फ जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ, यादव जाति के लोग भी लाभ लेंगे, अन्य जो है उच्च वर्ग के लोग भी लाभ लेंगे, अति पिछड़ा दलित सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो अब के समय का जो रोशन जी, मुझे याद है नीतीश कुमार का वह बयान पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी, फ्री बिजली की बात की थी, तो यही नीतीश कुमार थे जो कहा करते थे कि कहां से पैसा लाओगे, बाप के घर से लाओगे, भगवान जेल से लाओगे, कहां से लाओगे पैसा देने के लिए? बिहार का ये अर्थव्यवस्था अलाउ करती है क्या? सुशील मोदी थे वित्त मंत्री 2020 में, विधानसभा चुनाव से पहले। वो कहते थे कि बिहार का खजाना अलाउ नहीं करता है इन सब चीजों के लिए। और आज वही नीतीश कुमार, जब लग रहा है कि माने जितने सर्वे हो रहे हैं तेजस्वी यादव से मीलों पीछे हैं, ठीक है, तो उनको याद आ रहा है फ्री बिजली, उनको याद आ रहा है पेंशन, उनको याद आ रहा है सरकारी नौकरी। तो ऐसा तो मतलब यही सच्चाई है। तो इसीलिए आप जो लोक लुभावन बातें कर रहे हैं आप, तो वो तो सीधा है कि चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये तो सीधा बेरोजगार युवाओं को, जो अभी 2 साल तक 1000 रुपया महीना देने की बात नीतीश कुमार ने कहा है, तो ये तो सीधा घूस है। मैं तो सीधा घूस मान रहा हूं इसको। कितने सहमत है आप बताइए। फिर जाएंगे मेदिनी जी के पास, वो हाथ उठा रहे हैं। हाँ बोलिए रोशन जी। जी 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 लगता जी है मैं हमारा आपको, अब क्या मेरी आवाज आ रही है क्या?
अब क्या आ मेरी रही है, अब आ रही है, हाँ बताइए, अब आ रही है। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास की राजनीति जो है एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आप चालू रहिए। विकास की राजनीति एनडीए, विकास की राजनीति और कांग्रेस जो है सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति करती है। बेसिक अंतर यही है। जहां तक आपने कहा था कि सरकारी नौकरी और जो है फ्री बिजली की बात है, तो नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा था कि हम फ्री या फिर जो है हम सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। आप अगर कुछ घोषणा कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ रोड मैप होनी चाहिए ना। तो चलिए जब चलिए, अब चलिए, अब मुद्दे से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रोशन जी, एक बात तो समझ में आती है कि देखिए, परिणाम, कहावत है कि जिसका सबूत उपलब्ध हो उसके लिए माने बहुत ज्यादा तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाणन की जो बात होती है वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना। वही नीतीश कुमार थे जो कह रहे थे कि भाई हमारा इकोनॉमी अलाउ नहीं करता है। आज पूरा खजाना खोल दिए हैं कि कैसे हूं जो है चुनाव जीत जाए। नहीं, देखिए ये आपका मत हो सकता है, ये के मत को मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरी की बात कही थी, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे थे, हवा हवाई बात कर रहे थे। हमारी सरकार जो है प्रॉपर इस पे वर्क करके और जो है लोगों के जो है शिक्षकों की बहाली हुई है। अभी और सरकारी नौकरी का जो हम लोग का प्लान है, तो हम लोग की सरकार दे रही है, कर रही है। और तेजस्वी यादव जी जो है सिर्फ बातें करते हैं। जब उनकी सरकार थी तब कहाँ उन्होंने नौकरी दिया, जब उनकी सरकार थी तब कहाँ बिजली दिया। बिजली की ही नहीं तो वो क्या बिजली देंगे। अपहरण उद्योग जरूर उन्होंने लगाया है। अभी रोजगार की बात हो चलिए, रही है महिलाओं को। अब रोशन जी, अब मुद्दों से हटकर हम लोग चलते हैं थोड़ा स्पीड की तरफ। अब बताइए, वन बाय वन में मैं जानना चाहूंगा। हाँ, अब मेदिनी जी कुछ हाँ हाँ बताइए, 1 मिनट में बताइए, आप 10 सेकंड में। ये प्रश्न, इस प्रश्न जो आपने रोशन जी से किया, इस पर मैं थोड़ा सा हाँ दो बोलिए बिंदु बोलिए, डालना। 10 सेकंड में बोलिए। जब हमको हमें याद है, जब केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में घोषणा की थी फ्री, तो नीतीश कुमार जी विधानसभा में ये उठाए थे, ये फ्री मैं कभी जीवन में नहीं दूंगा, मैं याद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा याद है करूंगा जी। और आज नीतीश जी जब देख रहे हैं कि मैं गर्त में जा रहा हूं, तो वो अपने बातों से तो बार बार मुकरते हैं, और मुकर गए। आज सारा चीज फ्री कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फ्री कर रहे हैं, ये हमारे नेता बार बार कहते हैं कि विजन कहां से लाइएगा, तो विजन ये हमारे नेता का था। हमने 1500 कहा, आपने 1100 किया। हमने 200 यूनिट कहा, आपने 175 यूनिट किया। तो सबको हमारा पता है विजन आप मेदिनी जी। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं नहीं नहीं, विधानसभा इसमें में। इसमें अब बताइए जो सबसे राजद के पहले। लोग दावा कर रहे हैं, राजद के एक लोगों का छोटा जो इतिहास रहा है, रोशन जनता जी, विश्वास रोशन करने जा रही है इन लोगों पे। इनके इतिहास को आप तो बोले थे, देखिए, इनके रोशन समय जी में तो आप बोले बिजली थे, थी ही नहीं। इनके समय में तो आप ये अपहरण उद्योग, किरत उद्योग चुप करो, रोशन जो है एक अन्य मार्ग से चलता था। रोशन जी आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप सुनिए मेरी बात। दूसरी बात कि हमारे नेता ने ये कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। नौकरी, आप नीतीश जी ने बोला कि नौकरी कहां से लाओगे, बात नहीं, घर से पैसा लाओगे। जब हम सरकार में आए, उन्हीं नीतीश जी के साथ जब हम सरकार में आए, हमारे नेता ने उस दिखाया, और आज जनता में एक विश्वास पैदा किया। 17 महीना में उन्होंने नौकरी देके दिखाया। उन्होंने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठोस बना के दिखाया। रात में चलिए हर जगह मारना। तो सर मेदिनी हमारा जी, विजन, वैसे विश्वास भी आप इस बात से सहमत होंगे कि नीतीश कुमार के साथ चाहे सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, चाहे नीतीश कुमार के साथ सरकार में राष्ट्रीय जनता दल नहीं हो, ठीक है, नीतीश कुमार के सरकार में किसी भी दूसरे नेता का चलता नहीं है। जिस दिन कोई चलाने का कोशिश करता है, चाहे बीजेपी के लोग चलाने की कोशिश किए हो कभी, या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी चलाने की कोशिश किए हो अपनी, नीतीश कुमार उनको अपना रास्ता, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। नीतीश कुमार बोल देते हैं गेट आउट, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे वो राजद वाले हो। ये सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब विधानसभा वार थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पोजीशन है। सीधा मेदिनी जी आप ही से सवाल है, कैसे जीतिएगा आप सिक्टी विधानसभा सीट? विजय मंडल को हरा पाइएगा क्या? निश्चित, इस बार तो निश्चित नहीं। विजय मंडल जी जो बहुत दिन से वहां बैठे हुए हैं,
और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जनता वहां उबी हुई है। दूसरा बात है कि हमारे जो नेता का जो विश्वास है आज जनता में बहुत ज्यादा पनपा है, और ये स्थानीय मुद्दे बताइए मेदिनी जी, राज्य की राजनीति से अलग हम लोग आज स्थानीय स्तर पर जानने का प्रयास करेंगे कि आपके कौन कैंडिडेट होंगे वहां पर और उनके क्या क्या क्वालिटी है जिस तरह से आप विजय मंडल को हराइएगा वहां सिक्किम में। और छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात, और सिक्किम में कैसे हराइएगा आप ये बताइए, कौन उम्मीदवार है वहां आपके? उम्मीदवार तो हमारे नेता, उम्मीदवार हमारी पार्टी चयन करेगी। जो भी उम्मीदवार हमारा है होगा वो मजबूत उम्मीदवार होगा, और विजय मंडल जी से वहां के लोग उब चुके हैं। वहां आज भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। संभावित उम्मीदवार बताइए। संभावित उम्मीदवार दो चार नाम ले लीजिए, आप कोई एक नाम मत लीजिए। आप मैं जानता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता है आप, तो आपकी पार्टी में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दो चार नाम जो संभावित चेहरे हैं उनका नाम बता दीजिए आप। संभावित उम्मीदवार हमारे यहाँ राकेश विश्वास जी हैं, उसके बाद शत्रुघ्न मंडल। पिछले बार शत्रुघ्न मंडल जी पिछले बार बहुत कम मतों से 8,000 वोटों से 14,000 वोटों से आ रहे थे पिछले बार, और 13,610 वोट आ रहे थे, लगभग 14,000। हाँ जी, शत्रुघ्न मंडल जी और राकेश विश्वास जी और अभिषेक आनंद जी, 3 उम्मीदवार हमारे वहां हैं। और इनमें से जिनको भी टिकट देगा पार्टी, जिनको भी सिंबल देगी, जिसे प्रत्याशी बनाएगी, इस बार उस 14,000 की जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई होने जा रही है सिक्किम में। और जोकीहाट में तो फिर इस बार जो है AIMIM बैंड बजाएगा आपका। इस बार उस तरह की बात जो देखिए, पिछले बार बहुत सारा सिचुएशन हुआ था, इस बार वक्फ संशोधन बिल जो आया था और जिसमें नीतीश जी और ये नायडू जी या पल्ला चिल्ला जो उनको सपोर्ट किए, तो इस बार वहां जोकीहाट के मुसलमान इंटैक्ट हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के साथ वो जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार हो जाएंगे आपके रोशन जी कौन है, जब आपके लड़ाका कौन होंगे सिक्किम में, विजय मंडल या बदलेंगे? देखिए अभी हमारे जो है विजय मंडल जी माननीय मंत्री जी हैं और सिक्किम से लगातार विधायक, और वो लगातार इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास का कार्य वहाँ पे किया है। वो जनता के नेता है, जन जन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीत होती है। बाकी के लोग दावा तो करते ही रहते हैं। 2005 से आरजेडी के लोग तो आज तक दावा ही कर रहे हैं। राहुल गांधी देश में इतना चुनाव जाने के बाद भी वो दावा ही करते हैं कि हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, तो जो है परमाणु बम गिराते रहते हैं। तो ये लोग अभी राहुल गांधी तो मैं इनके नेता की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी तो 2005 के चुनाव ये लोग हार ही रहे, और दावा में ये लोग जो है ना पूरा विश्व जीत जाते हैं। तो यही जोकीहाट में क्या इस बार जो है इस बार जिले में अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहे हैं। 6 के 6 सीट एनडीए गठबंधन की झोली में जा रही है। पिछली बार भी जो तो संभव नहीं है आपका जोकीहाट और अररिया। आप ये बताइए, इससे पूर्व में 6 के 6 विधानसभा एनडीए जीत चुकी है कि नहीं जीत चुकी, जानकारी आपको? जोकीहाट और अररिया विधानसभा सीट जो नया परिसीमन हुआ उसके बाद से जोकीहाट और अररिया में तो बीजेपी के जीतने की कोई चांस नहीं है। अब तो वहां का जो समीकरण है तो लड़ाई तो वहां जो है महागठबंधन और आप तो तीसरे नंबर पर है यहाँ दोनों विधानसभा सीट में। नहीं, इस बार जनता जो है परिवर्तन के मूड में है। कांग्रेस के विधायक से अधिकतर जनता परेशान है। नीतीश कुमार का परिवर्तन या स्थानीय विधायक का परिवर्तन? आप मुझसे विधानसभा वाइज पूछ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता बड़ा खुश हो रहे हैं। परिवर्तन की बात मैंने स्पेसिफिकली विधानसभा वाइज मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अररिया भी इस बार एनडीए के उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं, और जोकीहाट जब रिजल्ट आएंगे तो कौन है उम्मीदवार? अररिया में कौन होंगे उम्मीदवार भाई? ये तो नहीं, जेडीयू लड़ेगी, तो जेडीयू नेता तय करेंगे, लेकिन वो एनडीए के प्रत्याशी होंगे। जोकीहाट कौन लड़ेगा? जेडीयू बीजेपी? भाजपा लड़ी थी और भाजपा लड़ी थी पिछले बार। इस बार आपके गठबंधन के तहत किनको सीट जाता है ये तो निकलने वाली बात है, ये तो सिर्फ नेतृत्व का विषय है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा तो उल्टा पुल्टा होना है इस बार। ठीक है, चलिए
इस बार थोड़ा सा उल्टा पुल्टा तो होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन में नए दल जुड़े हैं। पिछली बार एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी नहीं थी, तो लोक जनशक्ति पार्टी आई है, और जब वहां महागठबंधन में तो और ज्यादा भीड़ हो गई है, वीआईपी चली गई है। साथ साथ पशुपति पारस की पार्टी आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक सीट है, वो सीमांचल में ही लड़ने की बात हो रही है, मनिहारी कटिहार में, ठीक है, जेएमएम के लड़ने की बात हो रही है। खैर, अररिया की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या फारबिसगंज में केसरी जी को इस बार पेवेलियन भेजेंगे क्या आरजेडी के लोग? मेदिनी जी, फारबिसगंज में क्या होगा? रोशन जी ने परिवर्तन की बात की है, तो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन देखिए, परिवर्तन की जहां तक बात है, तो हमने 1.25 लाख वोट से पिछले बार लोकसभा हारे थे। विधानसभा वाइड हो रही थी, बात सत्ता के बाद विधानसभा वाइड हो रही थी, तब हम मिला। इस बार अररिया हम 20,000 से, और हर जगह हम रिकवर किए। वो रिकवर और ज्यादा करने जा रहे हैं, और फारबिसगंज भी हम लोग जीतेंगे। इसका सबूत भाजपा ने दे दिया। जब भाजपा का विधानसभा सम्मेलन जब हुआ था एनडीए का, तो वहां पर खुद भाजपा वाले मनचंद केसरी जी का विरोध किए, तो वहां तो खुद हराने के लिए भाजपा वाले तैयार। वहां तो हमें मेदिनी जी, ये चीज जो है ये तो हर दल में है, ठीक है, ये चीज तो हर दल में है और हर गठबंधन में है, ठीक है। एक अनार और 100 बीमार, ये स्थिति तो हर दल में है। आपकी पार्टी में भी है, आपके गठबंधन में भी है। कांग्रेस वाले दावा ठोक रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आरजेडी को तो सीमांचल में लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरजेडी को अब मुसलमान वोट देता ही नहीं है, तो आरजेडी लड़कर क्या करेगी? मुसलमान तो अब वोट देता है एआईएमआईएम को, मुसलमान वोट देता है कांग्रेस पार्टी को, मुसलमानों को तेजस्वी यादव से एलर्जी हो गया है, तो मुसलमान तो स्पष्ट घोषणा कर दिया है। तो राहुल गांधी, पप्पू यादव लगातार बोल रहे हैं कि आरजेडी को सीमांचल में एक भी सीट नहीं लड़ना चाहिए, आरजेडी सब सीट दे दे कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए। राहुल गांधी या राजेश राम जी बोले हैं क्या? फिर कौन क्या बोलता है उससे हमको नहीं है सर। और दूसरा कौन क्या बोलता है? हमारी महागठबंधन कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी या फिर राजेश राम जी, अलावरू जी अगर बोल रहे हैं तो उस बात को मैं मानूंगा। ऐसे कोई कुछ बोल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा एक अनार 100 बीमार। सर, सबसे शालीन पार्टी भाजपा अपने आप को एक संगठित पार्टी बताती है, और यहां जहां भी विधानसभा सम्मेलन हो रहा है, नंगा नृत्य हो रहा है, मार हो रहा है। हम लोग बहुत उदंड पार्टी है इन लोगों के नजर में, राष्ट्रीय जनता दल को उदंड पार्टी माना जा रहा है। हम दावेदारी दे रहे हैं, लेकिन हमने शालीनता भंग नहीं की कभी। हमारी पार्टी अररिया, मतलब बीजेपी भी आरजेडी बनने के रास्ते पर है क्या? आगे बढ़ चुकी है सर। राष्ट्रीय जनता दल वालों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वाले बोलेंगे क्या? ना इनके पास जो है 15 साल का जो आपराधिक छवि रहा है, अपराधियों को जो है खत्म हो गया, वो राउंड खत्म हो गया। अब आइए विधानसभा राउंड खत्म हो चुका है, वो राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तर का। इस 20 साल को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। 15 साल आप लोगों को याद है, जो कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल वाले नैतिकता और शालीनता की बात करते हैं। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि आरजेडी के लोग अगर बात करेंगे तो ये बड़ा मतलब जो है ये आप ही लोग का बनाया हुआ ना कभी है। राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग गुंडागर्दी करते थे। आज जनता आप लोगों को नकार चुकी है, जनता में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का कोई विश्वास नहीं बना। यही कारण है कि तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अभी गाली गलौज करवा रहे हैं। अभी महुआ के सभा में वैशाली जिले में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राजद के नेता तेजस्वी यादव के सभाओं में गाली गलौज प्रधानमंत्री की गई है। क्या ये कहीं से उचित है? रोशन जी, आप बोलते हैं, मैं नहीं टोकता हूं, मैं बोलता हूं उसमें मत बोलिए, फिर आप जवाब दीजिए, ठीक है? नैतिकता की बात ये करते हैं। नरपतगंज उच्च विद्यालय मैदान में 19 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के सामने इन लोगों ने अपने शालीनता को प्रदर्शित किया, जो नेशनल चैनल पर भी चला, यूट्यूब पर। और मेदिनी जी, कौन लोग थे जिन्होंने ये काम करवाया? कौन लोग थे? खुद भाजपा वाले, खुद वर्तमान विधायक।
भाजपा में तो कई गुट आपने बताया, कई गुट हैं। कौन लोग थे वहां जिन लोगों ने ये करवाया, इस तरह की बातें जो आपने कही कि भाई ये बीजेपी का कल्चर नहीं था, फिर भी लोग कर रहे हैं? नरपतगंज के वर्तमान विधायक जयप्रकाश जी खुद अपने मुखारबिंद से बोले कि कौन लोग करवा रहे हैं, कौन लोग करवाए हैं। इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है। खुद बोले। अब बताइए ना, हमारे दर्शकों को बताइए ना कि कौन, चूंकि रोशन जी तो ये बात बोलेंगे नहीं, रोशन जी अपनी पार्टी के नेताओं को बचाएंगे। आप खुलासा कीजिए कौन लोग थे? रोशन जी के ही लोग थे, मारने वाले भी, मार खाने वाले भी रोशन जी के ही लोग थे। हम लोग तो भाई वहां जा नहीं सकते। अरे भाजपा के लोग थे तो रोशन जी के लोग थे। भाजपा में आपने कहा ना कि भाजपा में कई गुट है। मैं ये, आप ये बताइए दर्शकों की, भाई दर्शकों की कौन लोग थे जो बीजेपी में एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैंने गुंडागर्दी किया नित्यानंद राय के सामने में? आप बताइए ना भाई, आप तो विपक्ष में हैं, आपको भांडा खुलासा करना चाहिए। विपक्ष का काम ही यही होता है। वर्तमान विधायक जो है सोशल मीडिया पर उनके भाई वर्तमान विधायक खुद नाम लिख चुके हैं कि कौन व्यक्ति थे। कोई टिकटार्थी थे, नरपतगंज के भाजपा के ही कोई भावी विधायक थे जो वर्तमान को हटा के अपना विधायक बनना चाह रहे थे, और उसमें लाठी डंडा भी चला, कुर्सी चला, सड़ फूटा, सब देखे आप लोग। रोशन जी भी, चूंकि रोशन जी भी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो रोशन जी थे क्या वो, या और कोई थे? नहीं, हमको रोशन जी नहीं लगते हैं। देखिए ऐसी बात मेरे सामने इसलिए मैं बोल रहा हूं, रोशन जी नहीं लगते हैं, समझे ना, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, मजबूरी है कहीं ना कहीं जो पार्टी में चले गए, ये तो हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति थे। अब कहीं ने क्या मजबूरी है तो ये जानेंगे, इनको भाजपा में चले गए तो ये नहीं, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्लीज प्लीज रिपीट मत कीजिए, बीच में मत बोलिए, कोई आदमी, कोई किसी के बीच में मत बोलिए, ठीक है? तो दर्शक को सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा जी। रोशन जी वो नहीं थे, लेकिन भाजपा के ही यहाँ पर 19-20 प्रत्याशी है भाभी। अच्छा। वर्तमान विधायक के रहते हुए भी नरपतगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 19 भावी प्रत्याशी हैं। उन्हीं में से 2-3 जो है। और आपकी पार्टी से कौन है उम्मीदवार वहां नरपतगंज में? अपनी पार्टी से दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन सबसे आगे कौन दिख रहे हैं, मजबूत पहलवान कौन है आपके? अनिल यादव जी हैं, विधायक नरपतगंज, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे हैं, पहले भी कई बार। मनोज यादव जी हैं, नरपतगंज प्रखंड प्रमुख वर्तमान। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष हैं मेदरी जी। एक सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि देखिए, एक बात तो आप न्यूट्रल होकर देखिए, ठीक है? हम लोग राजनीतिक, आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल में काम करते हैं, एक बात सही है। मैं भी अपने आप को राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी मानता हूं। किसी भी दल में हो, मुझे लगता है ऐसा कि हर दल के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिसकी समाज के प्रति संवेदना है, संवेदनशील है, आप भी से भी बातचीत हो रही है, लगभग 30 मिनट से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बातें समझ में आती है। किसी भी दल में पढ़े लिखे लोग जो है, आधुनिक सोच रखने वाले लोग, समाज को एक साथ लेकर चलने वाला चेहरा जो है, उसको किसी भी पार्टी से, हर पार्टी से टिकट मिलना चाहिए, चाहे आप हो या रोशन जी जैसे लोग हो। ऐसे ही लोगों को जब टिकट मिलेगा और ये लोग जीत कर बिहार विधानसभा या भारत के लोकसभा में पहुंचेंगे, तभी देश के अंदर एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीतिक चरित्र का विकास होगा, और फिर भारत का जो गौरवशाली एक अतीत रहा है, उसके अनुसार भारत जो है आगे बढ़ेगा। चलिए हम फिर लौटते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यही है कि नरपतगंज में आपके अनिल यादव हो गए, इनके यहाँ सिर्फ उतवल है। बीजेपी के बड़े नेता यदि सुन रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि भाई रोशन यादव जैसे चेहरे को, युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति को अगर टिकट देना चाहिए, लड़ाए लोग तो ज्यादा बेहतर है। और राष्ट्रीय जनता दल में भी आप ही जैसे लोग, मेदनी जी जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग सब आए, जो समाज बदले। यही राजनीति सबसे बड़ी चीज होती है। चलिए अब एक विधानसभा सीट है रानीगंज, सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ का क्या समीकरण है मेदनी जी? पहले आपसे फिर रोशन जी से। रानीगंज का क्या समीकरण है? रानीगंज विधानसभा में हम पिछले बार 2360 वोट से हारे थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और उसमें अगर पोस्टल वोट को जोड़ दिया जाए तो हम लगभग 1700 वोट से हारे थे।
पोस्टल वोट को नहीं काउंट किया गया था, तो लगभग 1700 वोट थे। और रानीगंज पर तो, रानीगंज में तो पप्पू यादव क्लेम कर दिए हैं कि कांग्रेस लड़ेगी वहां। देखिए, वो पार्टी का अंदरूनी शीर्ष नेतृत्व का मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब शीर्ष नेतृत्व नहीं, वहां पर जब जो भी निर्णय लेगी उसे हम लोगों को मानना होगा, क्योंकि हम दल के एक अगर समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो हमें अगर शीर्ष नेतृत्व जिसको भी उम्मीदवार बना के भेजती है, हम शालीनता के साथ और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। वो तो हमारा गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल लड़ती है तो नो डाउट वहां अविनाश मंगलम ऋषिदेव उम्मीदवार थे और उनको मिलना चाहिए मौका। नौकरी छोड़ के वो आए थे, रिजाइन दे करके आए थे। जब हमारे रामजी ऋषिदेव जी एक्सपायर कर गए, एट रैंडम एक प्रत्याशी की तलाश में, चूंकि वहां रामजी ऋषिदेव जी का लड़ना लगभग तय था पिछले 2020 के चुनाव में। जब वो एक्सपायर कर गए एक एट रैंडम, और जब पार्टी की तलाश हुई तो एक अविनाश मंगलम नाम का बहुत कम उम्र का लड़का, हम लोगों के सामने भी बच्चा है, एक टीचर थे, आपको नियोजित थे, वो रिजाइन दे के आए और दुर्भाग्य से 2360 वोट से लगभग वो हार गए। तो हम लोग का ये एक सिंपैथी उनके साथ है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, बाद में सिर्फ लेते जो निर्णय लेगी उनके साथ। रोशन जी, आपका रानीगंज जदयू लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी? इस बार भाजपा भी दावा कर रही है, शायद सुना है, और चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं उस सीट पर, रानीगंज पर। देखिए, इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये तो का विषय है कि गठबंधन दल के साथ सीट किसको जाती है। मैं, जहां तक आपने कहा कि जो, चूंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, तो वहां की जानकारी, जनता का जो मनोभाव है, जनता की जो फीलिंग है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। रानीगंज में जो पिछली बार भी जो वहां पे जेडीयू की जीत हुई, जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, के बारे में आम जनता बताते हैं कि वो नशेड़ी जात के व्यक्ति, ऐसा जो है आम जनता के बीच में ऐसा चर्चा थी। तो लोगों ने एक अच्छे व्यक्ति को वहां चुना, और इस बार फिर जनता दल यूनाइटेड या फिर भाजपा या फिर बसपा, जिसके भी प्रत्याशी होंगे, जनता एनडीए को जानती है। जनता का जो है एनडीए के प्रति और मोदी जी के प्रति जो विश्वास है ठीक है, वो बरकरार है। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए किसी भी पर, हम लोग व्यक्तिगत नहीं हो, ठीक है। वो चिल पो वाला कुछ चैनल होता है जो लड़ाई झगड़ा करवाता है। नहीं, मैं जनता के बीच में जो चर्चा थी, वही बात हमने आपको कहा कि इस बार जो है, जो भी प्रत्याशी होगा, जनता का जो है, कुछ लगाने लगाऊं तो आपके मंत्री विजय मंडल पर भी मैं लगा सकता हूं, मैं आपके आपदा प्रबंधन मंत्री पे लगा सकता हूं। तो नहीं, सब नहीं करता, व्यक्तिगत नहीं, आक्षेप किसी पे नहीं लगता कि वो उसके निजी जीवन में क्या है। हमको तो नहीं लगता है कि अविनाश मंगलम ऋषिदेव एक शिक्षक थे, शालीन व्यक्ति थे। जनता देख लेती है, खोज लेती है किसके अंदर क्या मेरिट और डिमेरिट है। जनता कभी भी गलत फैसला नहीं करती है। एक अंतिम सवाल पे, मंगलम कैंडिडेट होगा, 20 दिन में वो लड़का 2340 वोट से हारा। 20 दिन मात्र, 20 नहीं, वो 15-16 दिन मात्र उनको मिला। जब टिकट मिला तब लोग जाना कि अविनाश मंगलम ऋषिदेव कोई व्यक्ति है, और वो मेहनत करके 20 दिन के अंदर वो 2340 वोट से हारा। आप उसको कहें नशेड़ी है, ये व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए। एक अंतिम राउंड हम लेते हैं, एक सवाल अंतिम राउंड में। इन्होंने पूछा कि किसने मार करवाया, मैं भी नाम ले सकता था। उन्होंने कहा नरपतगंज में किसने नाम, मैं जानता हूं नाम, किसने मार करवाया मैं जानता हूं, लेकिन क्यों लूं व्यक्तिगत रूप से मैं जो जानकारी मिली है हमारी पार्टी के लोगों को, उसमें कुछ आरजेडी के अराजक तत्व है जो इस तरह के एक्टिविटी में शामिल थे, ऐसा जो जानकारी मिली है। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि फिर वही हाल हो गया, आरोप प्रत्यारोप। जैसे आज कल क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की सभा में फिर जो है प्रधानमंत्री को गाली दी गई, तो अब तेजस्वी यादव आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है, ये तो बीजेपी वाला घुस के गाली देवा दिया है, ठीक है। तो अब ये सब बेकार चीज है, ये सब जानकारी है, जानकारी के आधार पर हम बता रहा हूँ कि उसमें आरजेडी के कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं, और हम लोगों का वो एक जो है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोग को कार्यकर्ता शामिल होते हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको समझाया जा रहा है। जी मंच से बोले थे कि राजद के कार्यकर्ता तख्ती लेके खड़ा था है फारबिसगंज विधानसभा में, और फारबिसगंज के पूर्व नगर अध्यक्ष धीरज पासवान जी और आरएसएस से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, वो थे पूर्व जिला
महामंत्री प्रदीप प्रिय मेहता जी तख्ती लेके खड़ा थे भाजपा के, पूर्व नगर अध्यक्ष धीरज पासवान जी तख्ता लेके खड़ा थे भाजपा के, और वो विद्यार्थी परिषद से थे, संघ से आए हुए थे, और उनको मंचन केसरी जी ने कहा कि ये राजद के लोग हैं। मैंने फेसबुक पर दिखाया था, मैंने सोशल मीडिया पर ये दिखाया था तख्ती लिए हुए, और मैं अगर कहिएगा तो नरपतगंज के भी सफेद पोश भाजपाइयों को मैं दिखा दूंगा आपको चूंकि यहाँ सारे लोग मेरे संबंधी हैं, मैं इसे खोलना नहीं चाहता हूँ, रिवील करना नहीं चाहता हूँ इस बात को, नहीं तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि तख्ती लेके और कुर्सी लेके आपके विधायक के भाई कुर्सी चला रहे थे, आपके विधायक के भांजा कुर्सी चला रहे थे, वो वीडियो मेरे पास है, कहिएगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा। आपके एक प्रत्याशी का रिलेटिव तख्ता लेकर के जयप्रकाश हटाओ नरपतगंज बचाओ, वो वीडियो मेरे पास है। मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, वो वीडियो भी मैं दे सकता हूं आपको, अगर आप लेना चाहे तो पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा, हो सकता है आपको टिकट लेने में काम आए। चलिए चलिए, खुलासा तो आपने कर ही दिया, सब कुछ तो कह ही दिया, सब कुछ बता ही दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अंतिम सवाल एक सबसे बड़ा चीज यही है कि जो लड़ाई वहां पर है वो जो पिछला परिणाम लोकसभा चुनाव का परिणाम, 2020 विधानसभा का परिणाम, उससे एक सबसे बड़ी जो एक पूरे बिहार में जो लोगों के जानने की उत्सुकता ये है कि क्या वहां इस बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में अररिया जिले में मुस्लिम और यादव जाति के मतदाता क्या एक साथ आकर पोल करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि इस बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में रहेगा। ठीक है, क्या कहेंगे? अंतिम जवाब आपका मेदिनी जी। जी, मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम और यादव एक साथ करेंगे वोट। मैं ये कहता हूं A to Z का वोट इस बार महागठबंधन के साथ जाएगा, न मुस्लिम न यादव। अत्यंत पिछड़ा भी हमारे साथ रहेंगे, दलित भी रहेंगे, महादलित भी रहेंगे। आंकड़े इस बात के वो गवाही देते। और ये बात मैं बताऊं आपको, कई AIMIM के नेता खुलेआम बता रहे हैं कि अब वहां आरजे, चूंकि तेजस्वी यादव की जाति के लोग आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते, इसीलिए मुसलमान अब तेजस्वी यादव को वोट नहीं देगा। ये सीधा आरोप है AIMIM का, क्योंकि उसकी प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे अभी मौजूद, इसीलिए उनकी तरफ से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। अगर MIM के लोग इतने आश्वस्त होते तो 4-5 विधानसभा 6 विधानसभा कम से कम मुस्लिम बहुल है, और वो जाके राबड़ी आवास 10 नंबर में गिड़गिड़ाते नहीं कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो। 6 सीट तो आप जीत ही जाइएगा। 6 सीट पर अगर आप राजद अलग लड़ती है, भाजपा अलग लड़ती है, तो अगर मुस्लिम आपके साथ है 6 सीट, तो 6 सीट आप मांग रहे हो। अगर मुस्लिम आपके साथ है तो आप ऑटोमेटिकली 6, 7, 8 सीट जीत जाओगे। तो फिर क्यों हमारे पास उनका कहना है, उनका अंदरूनी रूप से उनका कहना है कि हम तो तेजस्वी यादव को एक्सपोज करने के लिए चले हैं कि जनता देखे ये लोग कितने घड़ियालू आंसू मुसलमानों के लिए बहाते हैं। ये कहना है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कि हम तेजस्वी यादव को एक्सपोज करना चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए केवल घड़ियालू आंसू बहाते हैं, मुसलमानों को कुछ देते नहीं, मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए है आरजेडी। सर, ये कहाँ की बी टीम है आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। वहां से जब चाबी कसा जाता है तो ये हमें हराने के लिए जब चाबी वहां से। रोशन जी आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि बिहार में देखिए, बिहार में अंतिम परिणाम जो है चुनाव का वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही आता है। ठीक है, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी सीमांचल में यादव जाति का कंप्लीट हिंदूकरण हो गया है, कितना सच है ये? देखिए, यादव जो है इसका इतिहास रहा है, वो हमेशा से हिंदुत्व के लिए सामाजिक आंदोलन में अग्रसर रहे। तो जहां राष्ट्र की बात होती है वहां यादव समाज कैसे पीछे रहेगा? हमारी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है, और इनकी पार्टी जो है घुसपैठियों के साथ, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वालों का साथ देती है। ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। क्या अररिया में ये, क्या जो मेदिनी जी है राजद के नेता, ये नहीं बताएंगे कि जब 2018 के उपचुनाव में
जो सांसद का चुनाव सरफराज आलम जीते थे, तो क्या अररिया में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे? क्या ये इसके जवाब देंगे? तो जो हमारे सीमांचल की स्थिति हो चुकी है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, जो सीमांचल की स्थिति हो चुकी है, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ आ चुके हैं और राजद और कांग्रेस उनका संरक्षण कर रही है, ये लोग जिला के माहौल को, सीमांचल के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अंतिम सवाल है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जस्ट दशहरा की बाद, ठीक है, पहली घोषणा जो बीजेपी करने जा रही है वो ये करने जा रही है कि नित्यानंद राय बिहार प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इसका क्या लाभ, क्या कितना नुकसान होगा या लाभ होगा, बीजेपी में कितना फायदा होगा रोशन जी? देखिए, माननीय नित्यानंद राय जी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में एक, उन्होंने जो काम किया है वो काम जनता के दिलो दिमाग में है, खास करके हमारा समाज। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कम मिल रही है, जरा सा एक बार देख लें, आपकी आवाज थोड़ी सी कम मिल रही है। आप सुनिए, मैं कह रहा हूं कि नित्यानंद राय के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनने का सीमांचल के नित्यानंद राय की सजातीय लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारा जो यादव समुदाय है, हमारा जो ये नित्यानंद राय को सिर्फ यादव ही नहीं, पिछड़ा समाज, दलित, महादलित सभी उनको अपना नेता मानता है। खास करके यादव बंधुओं के दिल में नित्यानंद राय बसे हैं। तेजस्वी यादव के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी पहचान है। नित्यानंद राय कार्यकर्ताओं के नेता है, ये उनकी पहचान है। अब जहां तक आपने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति में नित्यानंद राय जी अगर आते हैं तो इसका फायदा सीमांचल को ही नहीं पूरे बिहार को मिलेगा। उनका जो अनुभव है, संगठनात्मक अनुभव जो है, ये देखने को मिलेगा। और जहां जहां वो चुनाव प्रबंधन का काम देख चुके हैं, हर जगह एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है। तो ऐसे अनुभवी नेता के आने से हम लोगों को एक बहुत बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जो है चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जवाब देना चाहेंगे, बताइए मेदनी जी। देखिए, नित्यानंद राय जी 2018 चुनाव में उपचुनाव हुआ था यहाँ पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने 10 दिन रह के डोर टू डोर, गांव टू गांव कैंपेन किया था। भाजपा चुनाव हार गई थी। बाद बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है नित्यानंद राय का कितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब वैसा उदाहरण देंगे मेदनी जी, तब तो पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में कैंप कर गए थे, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जो है मैंने वो एक अलग होता है, ऐसा चुनावी राजनीति में होता है कि हर नेता का सितारा डूबता है और फिर वो उठ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। बहुत ही तरीके से हम लोगों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। अब फिर अगली बार किसी अन्य मुद्दे पर आप सबसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।